Now, next important act is Government of India Act of 1909. तो यहाँ तक हमने ये देखा कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे इंडियंस को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया। Now, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 की, तो यहाँ से क्या होगा अब आगे देखते हैं। ऑन अगस्त 20 1970, अगस्त 20 1917, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है पहली बार कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 जो है ये इनेक्ट होता है। और ये फोर्स में कब आता है? ये फोर्स में आता है 1921, यानी कि 1921 में ये एक्ट जो है ये फोर्स में आता है। इस एक्ट को हम माउंटेग क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। माउंटेग जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे इंडिया के। ठीक है ना। की फीचर्स की बात करते हैं इस एक्ट के, कौन कौन से की फीचर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पावर है इसका डिवीजन होगा। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं इनको यहाँ पे डिवाइड किया जाता है टू कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज बनाई जाएंगी। इसमें एक सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिवोल्यूशन रूल के अंडर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को अंजाम दिया। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे जो पावर है इसका डिवाइड हुआ दो सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे जो सेंट्रल कंट्रोल है प्रोविंसेस पे उसको थोड़ा कम किया गया, रिलैक्स किया। ठीक है, आई बात समझ में। सेंट्रल कंट्रोल जो था प्रोविंसेस के ऊपर वो थोड़ा सा कम हुआ। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इनको यहाँ पे अथॉरिटी दी गई कि ये अपने अपनी लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर कानून बनाए। ठीक है, उनको लेकर लॉ बनाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, सेंटर भाई अपनी जगह पे रहेगा, एंड यूनिटरी, सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी। आए बात समझ में। तो यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इनटू टू पार्ट्स। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमारा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, दूसरा है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में पब्लिक, इसमें पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। वहीं रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन, ठीक है, लैंड, रेवेन्यू एंड फाइनेंस वगैरह, ये हमारा क्या है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स जो कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होते हैं, वो गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर बिल को असेंट देते हैं और उसके बाद क्या बनता है, बिल जो है वो एक्ट बनती है, लॉ बनती है। गवर्नर के पास कुछ पावर्स होते हैं। गवर्नर बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं कुछ महीने के लिए, फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ गवर्नर दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं कि भाई इसको अमेंड कीजिए। ठीक है, वापस भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ओर। या फिर गवर्नर जो है बिल को रिजर्व रखते हैं, किसके लिए, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। प्रेसिडेंट के पास भी तीन ऑप्शन होते हैं, या तो प्रेसिडेंट बिल को अपने पास होल्ड कर लेता है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट जो है ये क्या करता है, ये वापस भेज देता है, या फिर प्रेसिडेंट जो है ये बिल को पास कर देता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो यहाँ पे भी ठीक ठीक
जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है उनके साथ यही है। आई बात समझ में? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को यहाँ पे गवर्नर करेगा। मैंने रिजर्व बोल दिया, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर गवर्नर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को यहाँ पे गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई भी रिस्पॉन्सिबल होने के बजाय ये अपने आप जो गवर्नर है वो इन रिजर्व्ड सब्जेक्ट से लॉ जो है वो इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? डायरची बोलते हैं, ठीक है, यानी कि डबल रूल। हाउएवर ये डबल रूल जो है फिर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया कंट्री में, ठीक है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको रिप्लेस कर दिया बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसमें अपर हाउस है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर हम आज की बात करें अपर हाउस हमारा कौन सा है? अपर हाउस हमारा आज कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लोअर हाउस की अगर हम बात करें तो हमारा वो है लोकसभा, ठीक है। इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं राज्यसभा को, इसको हम काउंसिल ऑफ पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस जो हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे चूज किया गया, ठीक। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बताया कि 3 of 6 मेंबर्स ऑफ वायसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 3 मेंबर 6 में से अदर देन कमांडर इन चीफ वायर टू बी इंडियन, ठीक है। 6 में से 3 जो है कमांडर इन चीफ के बिना कौन सा होना चाहे? इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन जो था, इलेक्टोरेट्स जो थे फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, उसको कंटिन्यू किया गया। फ्रेंचाइजी जो है ये दी गई, अडल्ट फ्रेंचाइजी, लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को, किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी, टैक्स या फिर अदर क्वालिफिकेशंस। तो कुछ ही गिने चुने जो पोर्शन था पॉपुलेशन का वो वोट डाल सकता था, ठीक है। यहाँ पे इसी एक्ट के अंडर एक न्यू ऑफिस को क्रिएट किया, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। आई बात समझ में? और उसको कुछ फंक्शंस दिए गए, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करता था, ठीक है। नो, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया इन 1926, ठीक है। किस लिए? सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। तो यहाँ पे पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया सेंट्रल बजट से। याद रखना, एक्ट पूछा जाएगा, थ्रू विच एक्ट प्रोविंशियल बजट इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, ठीक है। आई बात समझ में? न प्रोविंशंस क्या कर सकती हैं? प्रोविंसेस अब अपने बजट को खुद ही इनेक्ट कर सकती हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, इनको अलाउ किया गया कि वो अपने बजट को डिस्कस करें और उसको यहाँ पे इनेक्ट भी करें, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इसको एस्टेब्लिश किया जाए। इसको हम नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं, नोन एज नरेंद्र मंडल। तो इस चैम्बर को इनागुरेट किया 1921 में। इसमें 120 मेंबर्स थे, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ 108 स्टेट्स एंड 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर स्टेट्स। 108 स्टेट्स के प्रिंसेस
और 12 रिप्रेजेंटेटिव्स अदर स्टेट्स के। इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? वायसराय होगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, आई बात समझ में? इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होगा? डिस्कशन होगा, जो भी मैटर्स होंगे कॉमन इंटरेस्ट के, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशंस चलेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे साइमन कमीशन की।